Hello everyone, I am Karamjeet Kaur, Punjab State Coordinator at Kidney Warrior Foundation. I would like to welcome all of you in our Kidney Warrior Journal Session 3. आज का हमारा जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं डायलिसिस पेशेंट्स की डाइट के बारे में। और आज मेरे साथ है मुंबई से सचिन राव। और बहुत ऑनर की बात है कि हमारे साथ हैं हमारे डॉक्टर जमरूद पटेल, जिनसे हम बहुत सारी जानकारी डायलिसिस पेशेंट की डाइट के बारे में लेना चाहते हैं। तो वेलकम मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, किडनी वॉरियर ग्रुप को मैं थैंक यू पहले बोलूंगी कि वो हमेशा मुझे इतने प्यार से याद करते हैं, हम सब साथ में काम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसके लिए मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके यूज करूंगी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमसे वापस पूछ लीजिए। मैं प्रिडोमिनेटली कोशिश करूंगी कि हिंदी बोलूं, लेकिन कुछ मेडिकल वर्ड्स होंगे जो जी कि मैम। मैं इंग्लिश में यूज करूंगी। अभी आपको मेरा स्लाइड्स दिख रहा है? जी मैम। जी। ओके। तो जब हम किडनी पेशेंट्स की बात करते हैं, तो जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं वो बेसिकली सबसे पहले तो वो जो रेगुलर डायलिसिस को जाते हैं, तो एक ब्रीफ के दो टाइप का डायलिसिस होता है। एक जो हम हॉस्पिटल में जाके करके आते हैं हफ्ते में 2 3 4 बार, जैसे हमारे डॉक्टर हमको गाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और दूसरा होता है जिसको हम हमारे घर में कर सकते हैं। अफकोर्स अभी हीमोडायलिसिस घर पे भी होता है, बट प्रिडोमिनेटली जो पेट का डायलिसिस बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब डायलिसिस में डाइट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इन डायलिसिस देयर इज लॉट ऑफ वेस्ट दैट हैपेंस। मतलब जो अच्छी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी वो भी वेस्ट हो जाती हैं। हमारी एनर्जी बर्न हो जाती है जब हम डायलिसिस पे रहते हैं। तो इसके लिए हमारा जो खान पान है वो डायलिसिस में वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके। और अगर हमने अच्छे से हमारा खाना पाना नहीं रखा, तो प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग जो हम कहते हैं ना, ये हमारे शरीर में से जो हमारा जो अच्छा न्यूट्रिशन है, हमारा मसल वेस्टिंग होने लगेगा। और बेसिकली डायलिसिस पे हम जब अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारा वेस्टिंग ज्यादा होगा। जब हम अच्छा भी खाते हैं तभी भी थोड़ा बहुत वेस्टिंग तो होता है। और बहुत लोग तो डाइटिशियंस के पास जाते भी नहीं है या उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए इस माध्यम जो आज हमारा किडनी वॉरियर ग्रुप कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है कि बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट जो डाइटिशियन के पास डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते, यहाँ से सीख सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से खाना खाना है। वरना वो क्या करते हैं कि जो हमारे को जब किडनी की तकलीफ चालू होती है और हमें कहा जाता है कि हमें प्रोटीन कम खाना है, हमें पोटेशियम कम लेना है, हमें नमक कम लेना है, वो ही डायलिसिस पे भी फॉलो करते रहते हैं। और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वेस्टिंग कभी कभी हम पेशेंट्स में देखते हैं। सो पर से डायलिसिस पे अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे, डायलिसिस प्रोसेस में भी लॉसेस होंगे। और आपका फूड इंटेक अगर कम है तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेक कम है तो न्यूट्रिशन तो कम होगा ही। और बहुत हद तक ये रीजन क्या है हमारे फूड कम होने का? हमारा जो खाने में रिस्ट्रिक्शन होता है। जब हम डायलिसिस पे रहते हैं तभी भी रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है डायलिसिस के पेशेंट के लिए? दो इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम सारे लोगों को जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो एक है नमक का, दूसरा है फ्लूइड यानी पानी का। बाकी रिस्ट्रिक्शंस कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है कि जब आप डायलिसिस करते हो, प्रोटीन जिसे हम पहले जब आपको किडनी का प्रॉब्लम होता है हम कहते हैं कम लो, जब डायलिसिस आता है तो हम कहते हैं ज्यादा लो। ये वेस्ट भी होता है डायलिसिस प्रोसेस में। अगर आप हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो भी लॉस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं तो भी लॉस होता है। और इसीलिए डाइट को अच्छे से समझना हमारे लिए जरूरी है। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे कंट्री में मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं। ओके। जो नॉनवेज खाते भी हैं वो हफ्ते में 1 2 बार, मैक्सिमम 3 बार नॉनवेज खाते हैं। तो हमारी कंट्री में प्रीडोमिनेटली हमारा वेजिटेरियन खाना है। तो हमारा प्रोटीन वैसे भी ज्यादा नहीं है। हमारा खाना पान ऐसा है कि हम घर में खाते हैं, लेकिन आज जो सिस्टम आ गया है जहाँ हम बाहर से लाके खाना खाते हैं, हम बहुत चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते, स्पेशली जब वो सॉल्ट के बारे में कहा जाता है। तो आपको जो ध्यान रखना है अपने खान पान के लिए कि घर में बना हुआ ताजा खाना आपको खाना है। वेजिटेरियन आप खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉनवेज भी अगर आप लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन को बता दीजिए कितने बार आप हफ्ते में लेते हैं, ताकि वो आपको उसको प्लान करके दे सके।
अब हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ये फ्रेंड्स, ये हमारा खुद का एक काम है जिसमें हमने हीमोडायलिसिस पेशेंट्स का इंटेक का देखना चाहा कि उनका फूड का इंटेक कितना है। और हमारे हीमोडायलिसिस के पेशेंट वाले में उतना भी खाना नहीं खा रहे थे जितना वो सीकेडी स्टेज में खाते, उससे भी थोड़ा कम ही खाना था उनका। और इसी वजह से जब खाना बढ़ना चाहिए जब नहीं बढ़ता है तो ये तकलीफें आती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सिखा दूं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं डायलिसिस कर रहा हूँ, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। ओके, तो ये क्यों? ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये होता है। ओके, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से बनता है? जो खाने में आप प्रोटीन खाते हो वो उससे ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। और जब आप खाने में से ये प्रोटीन खाते हो, ये अमाइनो एसिड देता है जिससे हमारा मसल भी बनता है, मतलब हमारा वजन अच्छा होता है। और जब हमारा वजन अच्छा होता है, मसल मास बढ़ता है, तो हमारा मसल मास भी थोड़ा सा क्रिएटिनिन बनाता है। तो जब आप डायलिसिस पे हो, आप अच्छे से प्रोटीन खाओगे, आपका वजन बढ़ेगा, तो साथ में थोड़ा क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा, उससे डरना नहीं है। ओके, आपको अच्छा खाते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि डायलिसिस पे मेरा क्रिएटिनिन कम होगा तो मेरा डायलिसिस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक दफे अगर कोई ऑर्गन को डैमेज हुआ है और आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी की बोला गया है, तो आप अच्छे से खाइए। उसका क्रिएटिनिन आपका कम करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये क्रिएटिन हमको ये बताता है डायलिसिस पे कि आपका न्यूट्रिशन कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखो, डायलिसिस पे अगर डॉक्टर बोल रहे हैं क्रिएटिनिन बढ़ा है तो ठीक है, आपको अच्छे से वो क्लियरेंस देंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लीन करेंगे, लेकिन आप अच्छे से अपना प्रोटीन खाते रहो। ओके, तो अब हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि क्या खाना है। तो हमें कितना प्रोटीन खाना है? आइडियली आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। ओके, और हम ये जो वजन की बात कर रहे हैं ये ड्राई वेट की बात करें, मतलब डायलिसिस करने के बाद जो हमारा वजन रहता है उस वेट की बात करें। वो जितना वजन है उतने ग्राम आपको प्रोटीन खाना है डायलिसिस पे। आप पहले के बारे में मत सोचिए। ओके, पहले जो आपका था पैटर्न उसको अब आप नहीं फॉलो करना है। कैलोरीज एडिक्वेट चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एक किडनी पेशेंट को एनर्जी चाहिए, भले ही वो डायलिसिस पे हो कि नहीं हो। किस प्रकार के डायलिसिस पे है उसके ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में हम लोग पेट का जो डायलिसिस बोलते हैं, उसमें जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं ना, पेरिटो डायलिसेट जिसको हम बोलते हैं, वो ग्लूकोज बेस्ड होता है, तो थोड़ी कैलोरी वहां से आती है। तो उन पेशेंट्स में जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे होते हैं, हम कैलोरीज कभी थोड़ी कम दे देते हैं, बट हीमोडायलिसिस पे आपको एडिक्वेट कैलोरी की जरूरत है। सॉल्ट का परहेज, फ्लूइड का परहेज, पोटेशियम का परहेज, फॉस्फोरस का परहेज सबके लिए कॉमन नहीं होता। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि सबको 2 ग्राम नमक खाना है, 1 लीटर ही पानी पीना है, नहीं। आपके सिम्टम्स के हिसाब से तो आपका ये परहेज नक्की होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को यूरिन आउटपुट अच्छा है, ओके, डायलिसिस पे भी बहुत लोग होते हैं जिनको यूरिन होता है, वेस्ट क्लियर नहीं होता बट यूरिन होता है, तो उनका फ्लूइड का रिक्वायरमेंट थोड़ा बेटर होता है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं होता। राइट, अभी अगर आप आपके दो डायलिसिस के बीच में 1.5 से 2 लीटर ही वजन बढ़ाते हैं, तो आपका फ्लूइड और सॉल्ट का परहेज इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे, ज्यादा नमक खाएंगे, 2 डायलिसिस के 2 दिन के अंदर आपका 3-4 किलो वजन बढ़ेगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो इस पे इसके हिसाब से आपका सॉल्ट का फ्लूइड का परहेज रहता है। अगेन, पोटेशियम एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा किडनी ही फ्लश करता है। तो डाइट में से अगर आप बहुत ज्यादा जूस पियोगे, सूप पियोगे या नारियल पानी जैसा चीजें लोगे तो पोटेशियम बढ़ सकता है। तो अगर उसको भी आपने लिमिटेड क्वांटिटी में लिया तो आपको परहेज प्रॉब्लम नहीं देगा। और इसके बारे में और क्या फूड देता है मैं आगे बताती हूँ। पर जो कॉमन प्रॉब्लम हम डायलिसिस में देखते हैं जो लोगों को होता है वो है नौशिया, वॉमिटिंग। जो डायबिटिक है उनका शुगर फ्लक्चुएट होता है, प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। और ये क्यों होता है? एक चीज हमको याद रखनी है कि जब हम डायलिसिस पे हैं, सबसे पहले हमारे डॉक्टर को मिलना है, उनसे समझना है कि जब हमारा डायलिसिस होता है क्या हमको बीपी की और डायबिटीज की दवाइयां जब हम डायलिसिस के लिए जाते हैं हमें लेनी है कि नहीं लेनी है। ओके, आपको आपका डायबिटीज का प्रेशर का चार्ट बनाने को डॉक्टर बोलेगा। आप आपके घर में मशीन के ऊपर अपना 3-4 रीडिंग कर लो, अपने डॉक्टर को दिखाओ, फिर वो उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि आपका शुगर का दवाई लो कि नहीं लो, या दवाई चेंज करनी है कि इंसुलिन रखना है, कैसे करना है। ओके, सेम चीज ब्लड प्रेशर के लिए होती है। आपको पहले डॉक्टर से बात करनी है, उसके बाद आपको आपके डाइटिशियन को मिलना है। डाइटिशियन को मिलकर ये फाइंड आउट करना है कि भाई अभी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि जिस दिन डायलिसिस पे जाओ उस दिन मुझे शुगर की दवाई या प्रेशर की दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा वहां पर प्रेशर कम हो सकता है। राइट,
तो हमें क्या करना है, हमें उसके हिसाब से आपका फिर खाना चेंज करना पड़ता है। हमेशा एक चीज याद रखो, जो भी शिफ्ट में आप डायलिसिस के लिए जाते हो, जब आप डायलिसिस के लिए जाते हो, अच्छे से खा के जाना है। जब हम डायलिसिस करते हैं तब लाइट फूड खाना है, और जब हमारा डायलिसिस खत्म होता है तब वापस से हमको पहले अच्छे से खाना है, फिर आराम करना है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे, आपको कभी शुगर फ्लक्चुएशन, प्रेशर फ्लक्चुएशन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारा क्या होता है, हम अर्ली मॉर्निंग के शिफ्ट में जाते हैं, हम खाली पेट चले जाते हैं, राइट, हम खाए ही नहीं है, फिर वहां पर मालूम पड़ता है सडनली शुगर ड्रॉप हो गई, आपने दवाई नहीं भी ली है तो भी हो गई। फिर डायलिसिस के दौरान अगर आपने ज्यादा खा लिया, अगेन ब्लड सर्कुलेशन विल गो टू योर स्टमक, तो उसकी वजह से वापस प्रेशर और शुगर फ्लक्चुएट हो सकता है। तो अगर आपसे खाना खाने को पहले और बाद में नहीं होता, अगर आप नहीं खा पाते हो, तो फ्रेंड्स, प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। बट मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आपको सप्लीमेंट्स यूज करना है, पहले कोशिश कीजिए कि आप आपका खाना अच्छे से खाइए। अब आपको कोई चीज ज्यादा पसंद है जो आपकी मना है, फॉर एग्जाम्पल नारियल पानी, ओके, बहुत पेशेंट्स को पसंद होता है बट पोटेशियम की वजह से, फ्लूइड की वजह से वो नहीं पी पाते, करेक्ट। तो आप अपने यूनिट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई आज मेरी इच्छा है मैं 100 ml पी लूं, इतना फ्लूइड में रहेगा, मेरा पोटेशियम कितना है वो आप लोग देख लो। क्योंकि हम क्या करते हैं, डायलिसिस पे भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, देखने के लिए कि आपका डायलिसिस का जो डोज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं डॉक्टर, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स माइनस करना है प्लस करना है। अगर हम हमारे खान पान पे ध्यान रखें तो ये फ्लक्चुएशंस हमारे लिए नहीं होंगे। हम अच्छे से खाएंगे, अच्छे से डायलिसिस करके आएंगे, और हमें भी मालूम पड़ेगा कि हमारा ड्राई वेट कैसे मेंटेन होता है। तो जस्ट रिमेम्बर दिस, डायलिसिस जाने से पहले अच्छे से खाना है, डायलिसिस के दौरान लाइट खाना खाना है, और डायलिसिस के बाद फिर से अच्छे से खाना है। अगर आप नहीं खा पाते हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का हेल्प लो, ताकि आपका शुगर का फ्लक्चुएशन नहीं हो, प्रेशर का फ्लक्चुएशन नहीं हो, आपको वीकनेस नहीं लगे, आप अच्छे से डायलिसिस स्टैंड कर सके और अच्छा से लाइफस्टाइल फॉलो कर सके। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एनर्जी हमको कितनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो एनर्जी हमारे शरीर को ताकत जो चाहिए वो एनर्जी से मिलती है, हम जो खाते हैं वो बॉडी में ब्रेक डाउन होकर हमें कैलोरीज देता है। तो डायलिसिस पेशेंट को भी उतनी ही कैलोरी की जरूरत है जितनी एक नॉर्मल इंसान को जरूरत होती है, एडिशनल बहुत ज्यादा नहीं है। बट ये एज रिलेटेड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, 60+ जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कम कैलोरी दिया तो भी चल जाएगा। बट जो यंग लोग हैं उनको एडिक्वेट कैलोरी चाहिए। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है, ओके, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अगर आपका ड्राई वेट 60 kg है तो मिनिमम 30 कैलोरीज तो आपको खानी है, राइट। तो 1800 से 2000 कैलोरी के बीच में आपको खाना है। अब ये कैलोरी आएगी कहाँ से, डेफिनेटली खाने से ही आएगी। तो खाने की कैलोरी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, हर 2-2 घंटे में खाना खाना है। मतलब खाना खाना है मतलब 4 मेजर मील, ब्रेकफास्ट लंच स्नैक डिनर रख के 3 छोटे छोटे मील बीच में कर सकते हैं। स्टार्च के जो फ्लावर मिलते हैं, अरारूट का फ्लावर, साबूदाने का फ्लावर, आलू का फ्लावर मिलता है, उसकी रेसिपीज बनानी है, या उसको अपने गेहूं के आटे में मिक्स करके, या जो भी आप अनाज यूज करते हैं उसमें मिक्स करके रोटी बनाइए ताकि आपकी कैलोरी बढ़ सके। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो इन फ्लावर के साथ में कुछ हलवा या पुडिंग बना के खा सकते हैं। आपकी जो रोटी बनती है उस पे हल्का तेल या घी लगवा सकते हैं ताकि कैलोरीज बढ़ सके। जो कंद अवेलेबल होते हैं ना, अगर आपका पोटेशियम ज्यादा भी है तो ये कंद के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उनको बॉईल कराइए, और फिर या तो उसको पानी फेंक दीजिए, फिर वो कंद को आलू, रतालू, सूरन, अरबी जो भी है उसको फिर या तो आप ऐसे भी ना थोड़ा मसाला डाल के छोक करके खा सकते हो, या उसकी टिक्की बना के भी खा सकते हो, तो आपकी कैलोरी बढ़ जाएगी। डायबिटिक नहीं है तो आप डेजर्ट्स भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने खाने में कैलोरीज बढ़ा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। जैसे मैंने पहले भी बोला, आपका जो ड्राई वेट है ना, उतना आपको प्रोटीन दिन में खाना है। अब ये प्रोटीन आएगा कहाँ से, आएगा ये भी खाने से, राइट। तो ये सोर्सेस क्या है, हमारे दाल हैं, पल्सेस है, डेयरी का प्रोडक्ट्स है, दूध, दही, लस्सी, छाछ। तो बहुत लोग बोलेंगे अरे हमारे को तो फ्लूइड कम है, तो हम दूध और कैसे यूज करें, दही कैसे यूज करें। तो दूध को हम बोलते हैं डबल स्ट्रेंथ कर सकते हैं। मतलब दूध लिया, उसके अंदर उतना डाइटेशियन को पूछ के उतना दूध का पाउडर डाला तो डबल स्ट्रेंथ हो जाता है, गाढ़ा भी हो जाता है। दही है, उसको चक्का का जो दही, थिक दही होता है ना, वैसे खा लें।
दालें हैं, दालें घट बनाएं, पतली मत बनाएं, या फिर पल्सेस का यूज करें, जो मूंग मटर चना राजमा है उसको सूखा बना के खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाने वाले लोग हैं तो पहले आपके डॉक्टर डाइटिशियन को बता दीजिए, वो आपको फास्फोरस और पोटेशियम देख के बताएंगे कि आप कितना नॉनवेज ले सकते हो। नॉनवेज में जो एग वाइट है वो प्योर प्रोटीन है। ओके, तो आप एग वाइट का यूज कर सकते हैं, तो आपके खाने में आपको सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाएगा। और आप अगर नहीं खा पा रहे हो तो मैं अगेन रिपीट करूंगी, टेक हेल्प ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट को थोड़े दिन प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए तो उनको अच्छा लगने लगता है, फिर उनकी इच्छा होती है खाने की। तो आप भी प्रोटीन सप्लीमेंट का हेल्प ले लो, फिर आपको अच्छा लगने लगे प्रोटीन सप्लीमेंट बंद कर दो, फिर आपका रेगुलर खाना चालू कर लो। तो इस तरीके से यू हैव टू कीप एडजस्टिंग योर फूड। इवन ड्राई फ्रूट्स आर गुड, बट उनको भी हम लिमिटेड ही दे सकते हैं, अनलिमिटेड तो नहीं दे सकते। तो वो आप ये सब प्रोटीन का कोई भी फूड जो आपको अच्छा लगता है वो अपने डे टू डे खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो अगेन ये सोसीदी है और कुछ नहीं है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो खाना खाते हो आपके डॉक्टर और डाइटिशियंस की सलाह के हिसाब से खाओ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपका बायोकेमिकल पैरामीटर्स कैसे हैं, आपके क्या वेस्ट प्रोडक्ट बढ़े हैं, आप कितनी बार डायलिसिस लेते हो। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो भी हम घर में बर्तन यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पर वाटियां देख रहे हो, तो आपकी जो जी वाटी है, प्लेट है, चम्मच है, ये आप अपने साथ में अपने डॉक्टर डाइटिशियन के पास में लेके जाइए, ताकि वो देख लें कि आपका साइज क्या है। क्योंकि मैं बोलूंगी 1 कटोरी दाल खाओ, आप बोलेंगे मैं 1 कटोरी दाल खा रहा हूँ, मैं ये बड़ी कटोरी को रिफर कर रही हूँ, और आप इस छोटी कटोरी को रिफर कर रहे हो, तो मैच नहीं होगा। तो इसके लिए आप जो खाते हो जो करते हो वो आपके डाइटिशियन को बताओ। जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ रखा है, ये आप लेग पीस देख रहे हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो समझेंगे। ये लेग पीस ड्रमस्टिक है, इसके अंदर इसका वजन देखोगे ना तो करीब 80 ग्राम इसका वजन आएगा, लेकिन इसमें से जो एडिबल मीट मुझे मिलेगी ना वो 30 ग्राम है। तो मैं 80 ग्राम का नहीं गिनूंगी, 30 ग्राम गिनूंगी। समझे आप? तो इसकी वजह से हमारे पोर्शन साइजेस को हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और जब हम पेशेंट से बात करते हैं, इसलिए हम पूछते हैं पेशेंट को, आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कितनी बार खाते हो, कहाँ से करते हो, खुद बनाया था बाहर से लाए थे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब तक हम आपसे नहीं पूछेंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे मैंने तो 1 कटोरी दाल खाई है भाई, लेकिन ये कटोरी दाल और इस कटोरी दाल में बहुत फर्क है। ये कटोरी दाल करीब 8 ग्राम प्रोटीन देगी, ये कटोरी तो आपको 2 से 3 ग्राम देगी। तो हमारा मिस कैलकुलेशन ना हो जाए, इसके लिए आपका जो वेसल्स भी है ना वो भी आपके डाइटिशियन के साथ डिस्कस कीजिए, ताकि फिर वो आपको हेल्प कर सके कि आप कैसे एडिक्वेट खा सकते हैं। अगेन ये कैलोरी और प्रोटीन बढ़ाने के तरीके, जैसे मैंने कहा, जैसे अपन रोटी का आटा बांधते हैं पानी से, उसको अगर आपको अगर दूध का जैसे लिक्विड का परहेज है तो दूध लेके या दूध का पाउडर लेके आप आटे में मिक्स करके आपकी रोटी और पूरी पराठा बना सकते हैं। सूप पीने की कभी इच्छा है और आपका पोटेशियम नॉर्मल है, आपको कहा गया कि ठीक है आप सूप पी लीजिए, नॉर्मली कॉर्नस्टार्च लोग यूज करते हैं ना सूप को थिक करने के लिए, उसकी जगह बेसन यूज कर लीजिए, सोया का फ्लाई यूज कर लीजिए, ताकि प्रोटीन भी आ जाए, सिर्फ कैलोरी नहीं आए। तो ऐसे हम तरीके कर सकते हैं ताकि आपका कैलोरी भी बढ़े और आपका प्रोटीन भी बढ़े। तो वो दोनों चीजें हम बढ़ा सकते हैं। अब ये सिर्फ एक सिंपल रेसिपी है। यहाँ पर देखेंगे कि गेहूं के आटे के साथ में बेसन, अभी नॉर्थ में अगर आप जाएंगे ना, मैंने बहुत जगह ये देखा है नॉर्थ में कि वो लोग बेसन की रोटी बोलते हैं या बेसन के चिल्ले बोलते हैं इनको। तो इसमें क्या है, गेहूं के आटे के साथ में बेसन का आटा मिक्स करके पराठा बना लो, रोटी बना लो आप, तो आपका कैलोरी भी बढ़ रहा है, आपका प्रोटीन भी बढ़ रहा है। अब अगर आप गुजराती हैं तो आपको वो रोटी या वो नहीं अच्छा लगता तो रोटला कर लीजिए आप, भाकरी, नहीं तो आप थेपले बनवा लीजिए इसके। तो फूड का जो रॉ इंग्रेडिएंट है ना उसको आप कांस्टेंट रख के उसके अलग अलग प्रकार के बाकी खाने आप बना सकते हो। आगे अभी आपको मैं आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में बोल रही थी ना, ये अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, मैं ऐसा आपको इसके लिए नहीं दिखा रही हूँ कि आपको ये यूज ही करना है। पर आप इनमें से कोई भी आपके डॉक्टर या डाइटिशियन को पूछ के, अगर आपको खाना सफिशिएंट नहीं जा रहा है तो आप इसको ये यूज करिए। ये प्रोडक्ट्स को भी यूज करके आप अपने घर में नाश्ता बना सकते हो। ओके, बेसन या सोया का आटा नहीं यूज किया या दूध या दही आपने नहीं यूज करना है, तो ये सप्लीमेंट्स भी यूज करके आप अलग अलग चीजें बना सकते हो। अब हम बात करेंगे नमक और फ्लूइड के परहेज की। आपको कैसे करना है? आइडियली अगर आपका वजन दो डायलिसिस के बीच में अराउंड 1 to 1.5 मैक्सिमम 2 लीटर्स तक बढ़ता है,
तो आपको 1 लीटर से 1 to 1.2 लीटर फ्लूइड अलाउ होता है, और 3 से 4 ग्राम नमक अलाउ होता है पर डे के लिए। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ेगा तो तकलीफ है। और अगर आपको यूरिन आउटपुट है तो थोड़ा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कम रहता है, बट अगर आपकी यूरिन आउटपुट नहीं है तो आपका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहेगा। तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना है। ओके। अभी कौन से फूड हैं जो लिक्विड फॉर्म में ही गिने जाते हैं, मतलब वो पानी नहीं है बट खाने के लिक्विड हैं जिसको हम पानी की तरह काउंट करते हैं। आपकी है चाय, कॉफी, दूध, लस्सी, छाछ, दही, सूप, फ्रूट जूस, कस्टर्ड, जेली, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप पानी नहीं ले रहे हो बट ये सब चीजें भी अगर आपके खाने में आ रही हैं तो ये भी लिक्विड में काउंट होती है, फ्लूइड में काउंट होती है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप 1.5 लीटर पानी लीजिए और आप दिन में 4 कप चाय पीते हो और 1 कप 150 ml का है, तो 600 ml तो यहीं से आ गया आपको फ्लूइड। तो आपका पानी कितना बचा? 900। फिर आप पतली दाल खाते हो दिन में 2 बार, या उसके साथ में खाने के साथ में छाछ पीते हो, तो मतलब आपके ये लिक्विड ज्यादा आ रहे हैं, पानी पीने की स्कोप आपको कम रहेगी। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है कि आपको कितना फ्लूइड में से भी काउंट करना है कि आपका पानी कितना आपको लेना है, और अकॉर्डिंगली आपको आपका फ्लूइड का अलाउंस बैलेंस करना है। ये कुछ तरीके हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। दूध ऐसे यूज नहीं करने का है तो आप उसका आटा बांध लो, दूध में दूध का पाउडर डाल के यूज कर लो। उसको सूप में जब आप बनाते हो तो बेसन डाल के उसको थिक करो, कॉर्नस्टार्च की जगह सोया का आटा यूज करो। छोटे कप छोटे ग्लासेस का यूज करो, बड़े वाले मत यूज करो। अगर आपका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है तो आपको लगेगा कि 1 कप पिया आधे की जगह। राइट, ये सब तरीके हैं। अभी वैसे ही नमक का प्रॉब्लम है। नमक पर से सिर्फ नमक हमारे खाने में हमारा सॉल्ट नहीं बढ़ा रहा है, बट जो अदर सोर्सेज हैं या हिडन सोर्सेज हैं, जैसे चाट मसाला हुआ, तैयार मसाले हुए। ओके। जो आप तैयार मसाले जैसे पानी पूरी मसाला से छोले मसाला, जो भी आप तैयार मसाले मार्केट से लाते हो उसमें भी हिडन सॉल्ट आता है। और इसकी वजह से खाने में हम नमक नहीं यूज करते, बट अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपको हिडन नमक आएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? घर के मसाले यूज करो। खाना बनाने के टाइम पे नमक का इस्तेमाल मत करो। अपना नमक कितने ग्राम है अपने डाइटिशियन को पूछ लो। जैसे ये जो मैंने आपको ये चम्मच दिखाई है ना, ये 1/4 टीस्पून मेजरिंग स्पून में आती है। ओके। इसको आपने लेवल करके भरा और इसमें नमक लेवल करके, हीप नहीं, लेवल करके, तो वो 1 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम नमक होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने कहा 3 ग्राम नमक लेना है तो 3 चम्मच आप सुबह में मेजर करके रख लो, और फिर पूरे दिन में इसके हिसाब से यूज करो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पैकेट फूड यूज करते हैं या कोई टीन प्रोडक्ट यूज करते हो, वो सब चीजों का इस्तेमाल मत करो। रेडी सॉसेस, डिप्स, वो सब का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्लेवर कैसे आएगा खाने में? हमारे पास तो है सामग्री घर में ही। नींबू का रस है, इमली है, कोकम है, अमचूर का पाउडर है, हमारा टमाटर है, अदरक लहसुन है, प्याज है, हरी प्याज है, हरी मिर्च है। ये सब डाल के खाने में हम स्वाद दे सकते हैं ब्लेंड करके। तो थोड़ा नमक रख के, थोड़ा ये फ्लेवर्स रख के आप खाने को अच्छा स्वाद दे सकते हैं। अगेन, आप यही रेसिपीज हमारे हमारे पास बुक्स हैं उसमें से निकाल के अपने लिए नए नए चटनियां बना सकते हैं। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगी जो ये चटनियों के लिए है, कि ये आप स्टोर नहीं कर सकते, मतलब एक बार बनाया वो चलते रहे, ऐसा नहीं है। ये हर बार हमको ताजी बनानी पड़ती है और अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को देते हैं। ये एक और रेसिपी है जिधर हमने स्प्रिंग अनियन को विनीगर में डिप करके रखा है, और इसको आप 2-3 दिन फ्रिज में रख लीजिए और यूज कीजिए। साथ में खाएंगे तो थोड़ा स्वाद अच्छा लगेगा, खट्टा स्वाद लगेगा। कम नमक के खाने के साथ में ये बीच बीच में खाएंगे तो आपको टेस्ट लगेगा खाने में। सो बेसिकली हमारा इंटेंट यही है कि जो परहेज है उसके साथ में हम आपको कुछ ऐसा ऐसा दे साथ में जिससे आपका खाना टेस्टी हो जाए। पोटेशियम के लिए अगेन आपको लो पोटेशियम का फ्रूट यूज करना है। अभी आप यहाँ पर पेरू देख रहे हैं, महाराष्ट्र का पेरू अगर आप यूज कर रहे हो तो वो लो पोटेशियम है, बट अभी आप अगर देखेंगे तो 4 ही ऐसे फ्रूट है जिसको हम लो पोटेशियम में काउंट करते हैं। एप्पल, पपैया, पेयर, पाइनएप्पल। गुआवा को भी अब हम नहीं काउंट करते मच। लेकिन हाई पोटेशियम का जो आपका नींबू पानी, नारियल पानी, नारियल, नारियल से बने हुए ड्रिंक्स, जैसे आजकल कोकोनट मिल्क अवेलेबल है, सूप, फ्रूट जूस, ये आपको अवॉइड करना है। ओके। बट हर इंसान को पोटेशियम का परहेज होता है ऐसा नहीं है, डायलिसिस के सब पेशेंट को ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आपका रिपोर्ट के हिसाब से आपका डाइट का पैटर्न फॉलो करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप एक चीज ध्यान से सुनिए मेरी, कि हर डायलिसिस पेशेंट को सब परहेज होगा ऐसा नहीं है। आपके रिपोर्ट के हिसाब से आप आपके डॉक्टर या डाइटिशियन को मिलिए, आपको क्या परहेज की जरूरत है उतना फॉलो कीजिए, बाकी सब अपने ऊपर आजमाइए मत। ओके। अगेन हाई पोटेशियम, सब चीज में पोटेशियम है। पोटेशियम आप बॉईल करोगे, कोई भी फूड को अच्छे से धोगे, 4 से 5 पानी निकालोगे, फिर उसको बॉईल करके यूज करोगे तो पोटेशियम आप निकाल सकते हो। ओके। तो लो पोटेशियम आप कर सकते हो। हाइपोफॉस्फेटेमिया, अभी फॉस्फोरस भी थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट है, बट हमारे इंडियन डाइट्स में इतना इसका प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस के रिच फूड्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज में आता है, बट इतना 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 ज्यादा हमारा इंटेक उस फूड्स का नहीं होता। तो फॉस्फोरस के लिए अगेन आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि आप ज्यादा डेयरी के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं, नॉनवेज ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉस्फोरस नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे आप देख रहे हो, जो भी फूड हमको प्रोटीन ज्यादा देता है वो हमको फॉस्फोरस भी देता है। बट अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हो डायलिसिस में, तो फॉस्फोरस की दिक्कत नहीं होगी। और कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स आपको फॉस्फेट बाइंडर करके दवाई देते हैं, ताकि आप खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, बट वो गोली लेके आपका फॉस्फोरस कंट्रोल में रह सकता है। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सब पेशेंट्स को बोलना चाहती हूँ, आप कभी भी बाहर जाते हैं, कोई भी खाना उठाते हैं, आज एफएसएसएआई ने मैंडेट डाला है कि न्यूट्रिशन का लेबल फूड के ऊपर होना चाहिए। हमें ये लेबल पढ़ने को आना चाहिए। लेबल में हमको क्या देखना चाहिए, कि वो लेबल में कि कितने पोर्शन साइज के लिए, जैसे अभी यहाँ पर देख लो, इसका सर्विंग साइज दिया है 28 ग्राम। ओके। और वो 28 ग्राम हमको कितनी कैलोरी दे रहा है? 120 कैलोरी दे रहा है। जिसमें से ये 120 कैलोरी में से फैट कितना दे रहा है? 40 कैलोरी दे रहा है। प्रोटीन कितना कैलोरी दे रहा है? वो प्रोटीन भी इधर 3 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। हमारे को कितना सोडियम आ रहा है, कितना पोटेशियम आ रहा है, फॉस्फोरस है कि नहीं है, इसमें सिर्फ 10% फॉस्फोरस है। और अगर आप ये यहाँ पर देख रहे हो ना, कि ये लिखाता है कि क्या है इस, ये हाफ लेवल है, लेकिन हमें इंग्रेडिएंट्स दिखाता है कि इस फूड में क्या क्या है, इस फूड में क्या डाला है। ऐसे सब इंफॉर्मेशन हमको ये लेबल पढ़ने को आना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लेबल पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमको क्या अवॉइड करना है, क्या हमको खाना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो वो लेबल की एक पिक्चर खींच के आपके डाइटिशियन के पास लेके जाओ। वो आपको समझाएंगे कि आपको ये लेबल का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, और आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक मॉडल करके एक प्लान बनाया है हमारे डायलिसिस पेशेंट के लिए इंडियन। जैसे सुबह में एक छोटा कप चाय पी लीजिए, जैसे आपको नाश्ता करना है तो उपमा पोहा जैसा नाश्ता कर सकते हैं, मिड मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्रूट खा सकते हैं, दोपहर में जब आप खाना खाते हो ना तो 2 से 3 रोटी, लेकिन इसके साथ में रोटी के अंदर आप चाहिए तो आप इसके अंदर अरारोट का आटा डाल सकते हैं, ताकि आपकी कैलोरी बढ़ जाए। या फिर आप रोटी और चावल ही खा लीजिए, अगर आपका वजन का कोई इश्यू नहीं है, कैलोरी नहीं चाहिए। जो सब्जी बनाते हैं उसमें रूट की वेजिटेबल यूज कर लीजिए, जैसे ये गोभी आलू की सब्जी दिखाई है। दाल बनाएंगे तो थोड़ी घट दाल बनाइए। दही लेंगे तो थोड़ा घट दही लीजिए। शाम को वापस चाय के साथ में गरम नाश्ता है। यहाँ पर देखिए, हमने प्रोटीन का बिस्किट नहीं दिया है, प्रोटीन का पाउडर नहीं दिया है, बिस्किट यूज किया है। और ये क्यों यूज किया है, कि जब हम बिस्किट यूज करते हैं ना, तो हमारा फ्लूइड काउंट नहीं होता। जब आप प्रोटीन का पाउडर लेंगे, अभी तो खैर बहुत अच्छे पाउडर आ गए हैं, तो जो आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम पाउडर का लेके कम दूध में या पानी में उसको मिक्स करके ले सकते हैं, तो आपका फ्लूइड अलाउंस नहीं बढ़ता। तो अगर ऐसे ही आप देखेंगे तो ये डाइट, सिंपल इंडियन डाइट आपको 2200 कैलोरी दे रही है और 72 ग्राम प्रोटीन दे रही है। तो हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है। ओके। लेकिन आई अंडरस्टैंड, जिस दिन डायलिसिस होता है मे बी ये फूड इतना इनटेक नहीं जाएगा, बट आइडियली तो डायलिसिस के दिन पे हमको थोड़ा सा ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि हमारे लॉसेस होते हैं डायलिसिस पे। तो अगर आप अपने खान पान पे प्रॉपर ध्यान देंगे डायलिसिस पे, आपको कमजोरी नहीं आएगी, आपको तकलीफ नहीं होगी, फ्लक्चुएशंस ऑफ बीपी और डायबिटीज नहीं होंगे, आपका वेट मैनेजमेंट अच्छे से चलेगा, ना वजन आपका बिटवीन डायलिसिस बढ़ेगा, और आपका ड्राई वेट डॉक्टर अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू समराइज,
डायलिसिस पे हमें अच्छे से खाना है, डायलिसिस पे हमें टाइम टू टाइम खाना है, और हमें डाइट का ध्यान रखते हुए हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से भी, और बाहर का खाना नहीं खाना है। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। ये थोड़े से हमारे पब्लिकेशंस है, रेसिपी बुक्स है, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। तो थैंक यू। मैं अभी शेयरिंग बंद करती हूँ, ठीक है? जी और मैम। अब अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो अकॉर्डिंगली बात करेंगे। जी। थैंक्स मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इनफैक्ट आपने तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए जो हमारे दिमाग में थे। मैम, ओके। आपने तो सभी कुछ बताया, अच्छे से बताया। बट एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जब हम लोग ये वेबिनार प्लान कर रहे थे, मैं और सचिन, तो एक बात जो पहले मेरे दिमाग में आई वो थी डायबिटीज। हालांकि आपने बहुत अच्छे से बता दिया शुगर लेवल का। हम्म। और डायबिटीज में मैम, कि डायबिटीज बहुत बड़ा कॉज है किडनी फेलियर के लिए। तो हम्म। जब भी किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो हम्म। तीन बातें सामने आती हैं कि भाई मान लो उसका ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, तो डॉक्टर ने बोला आपको तो ऐसे है। तो वो तीन बातें दिमाग में आती है कि पहले आप अपने डॉक्टर को फॉलो करो, मेडिसिन लो अच्छे से, और करेक्ट। अपना जो है ब्लड शुगर लेवल जो है चेक करते रहो। करेक्ट। अब कंट्रोल रखो। दूसरे आ जाता है कि आप एक्सरसाइज करो ताकि शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहे, है ना। तीसरा आ जाता है खान पीन, क्या खाएं क्या ना खाएं कि कंट्रोल रहे। कहानी आगे की कंट्रोल रहे, है ना। करेक्ट। हम्म। है ना। तो अभी ऐसा है कि जब डायलिसिस पे आ गए, अगर डायबिटीज ने ले ही आए आपको किडनी फेलियर पे, अगर डायलिसिस स्टार्ट हो गया, तो हम्म। डायबिटीज का कंट्रोल होना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। यस। यस। तो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं ना कि ये डायलिसिस के दौरान एकदम से हमारा ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है, कोई कहता बढ़ जाता है। हालांकि आपने बहुत अच्छे से बताया। तो थैंक्स मैम। तो यही होता है कि वो यही पूछना चाहते हैं कि हम क्या खाएं। और यही बात बीपी में आती है मैम। हम्म। तो बीपी तो यही रहता है कि हाई बीपी जो है वो कॉज कर देता है, किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है। तो पेशेंट्स को ये होता है कि ये डायलिसिस के दौरान हमारा बीपी कभी तो हाई हो जाता है, कभी ड्रॉप कर जाता है, कभी 200 पे आ जाता है, कभी 110 पे आ जाता है। हम्म। हम्म। तो अब हमें ये मतलब कि ये सब खान पीन से हम ये सब को सेटल कर सकते हैं, यस। और अच्छा डायलिसिस ले सकते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इस पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी करेक्ट। सभी पेशेंट्स इस वेबिनार के थ्रू ये तो रिलैक्स हैं कि ऐसा कोई नहीं है। तो हम्म। थैंक्स, ये आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। हम्म। तो आपको बेसिकली डायलिसिस पे यही ध्यान रखना है, जब आप जाओ डायलिसिस के लिए तो अच्छे से खा के जाओ। ओके। हम्म। जब आप डायलिसिस करा रहे हैं तभी लाइट फूड खाइए। जैसे अभी एक सिंपल जी मैम। एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप सुबह में डायलिसिस को जा रहे हैं तो उपमा पोहा अच्छे से खा के जाओ, 1 से 2 प्लेट खा के जाओ। आप 1 प्लेट खाते हो, 1.5 प्लेट खाओ, क्योंकि आपको एक प्रोसीजर करने जाना है। जब आप जी जी। डायलिसिस में हैं तो मे बी वहां के लिए अभी बहुत लोगों को ऐसा होता है, अरे सुबह में उपमा पोहा खाया है, अभी मेरे को नहीं खाना है। तो आप एक हम्म छोटा पराठा लेके जा सकते हैं, या 2 खाकर लेके जा सकते हैं, हम्म। या कुछ और गर्म नाश्ता थोड़ा अगर आप ले जाना चाहते हैं, या सुबह वाला ही नाश्ता ले जाना चाहते हैं, आधा पोर्शन में लेके जाइए, वो उस टाइम पे खा लीजिए। जब हम्म डायरेक्ट फिनिश करके हम घर जाते हैं तो दोपहर हम्म। में हमको हमारा पूरा अच्छे से खाना खाना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, थकन हो जाती है, जाना है घर पे तो बहुत लोग खाते ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा कुछ भी, जैसे कोई प्रोटीन का सोर्स है, जैसे स्प्राउट्स हो गए, या आपका जी। चना हो गया बॉईल करके, या हम्म। जैसे आपने, जैसे मैंने आपको थेपले की रेसिपी दी, या जी राइट, मैम। बेसन और गेहूं के आटे को मिक्स करके आधा आधा उसका थेपला बना के ले गए, तो रास्ते में आते आते थोड़ा सा खा लीजिए। फिर घर आएंगे तो आपको जैसे कंफर्टेबल होता है थोड़ा खाना खाइए, फिर आराम कीजिए। फिर शाम को जब आप उठोगे तो प्रॉपरली फिर से आपका नाश्ता करो। अभी क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह में घाई घाई में जाते हैं यूनिट में तो खा के प्रॉपरली नहीं जाते, डायलिसिस के टाइम पे ज्यादा खाने को नहीं होएगा, फिर डायलिसिस हम्म फिनिश करते हैं, फिर फटाफट निकल के घर पहुंचना है क्योंकि आपके साथ में कोई और है जो आपको घर छोड़ेगा। करेक्ट। जी मैम। जी जी। ऐसा होता है ना, तो हमारे का खाने पे ही कॉम्प्रोमाइज होता है। तो या तो आप जी। खाना कैरी कीजिए आपके साथ, या अगर हम्म वहां पर यूनिट में फैसिलिटी अवेलेबल है तो कैंटीन में जाके भी खा सकते हैं। देखिए हम्म एक चीज अच्छी है कि डायलिसिस में वेस्ट फ्लश होता है। तो अगर आपने कुछ हम्म ऐसा भी खा लिया कि जो हम्म। मतलब यूरिन थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, तो वो वहां फ्लश हो जाएगा उसी टाइम पे, जी राइट, तो बॉडी जी में नहीं मैम। रहेगा। तो उस पे जरा ध्यान ज्यादा रखना है।
अगर आप ऐसे करोगे तो कभी भी शुगर और प्रेशर आपको तकलीफ नहीं देगा। और ऑफ कोर्स डॉक्टर से जरूर मिलिए। दवाइयाँ कैसे एडजस्ट करनी है वो उनको पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत डॉक्टर्स अभी बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाई जब आप डायलिसिस के लिए जाते हैं मत लीजिए। बाद में हम्म। फिर शुगर चेक करके बाद में आपको वो डोजेज एडजस्ट करके देते हैं, तो फिर वैसे जी एडजस्ट कीजिए, वो बहुत जरूरी है। जी जी, डॉक्टर को फॉलो करना तो बहुत जरूरी है। Yes. और नहीं तो आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। मैं एक अपने पंजाब से एक पर्सनल सवाल मेरे को आ रहा है। हाँ बोलिए। मैम कि जो पंजाबी है ना वो देसी घी के बड़े शौकीन होते हैं। अभी आपने बीच में बताया भी कि आप हलवा बना के खा सकते हो, मैं हाँ। सुन रही थी, वो सबने सुना भी होगा। तो एक पूछ रहे हैं कि जैसे दाल में घी डाल के ऊपर से थोड़ा खाने के शौकीन होते हैं। तो हम्म। वो उसने मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसे थोड़ा कभी घी ले सकते हैं, कोई आप दिक्कत तो कभी नहीं है? नहीं, रोज घी ले सकते हैं। आपका जी वजन के हिसाब से हम लोग आपका कैलोरीज काउंट करते हैं, करेक्ट। एक जी नॉर्मल इंसान को भी हम बोलते हैं 4 चम्मच तेल और घी यूज करना है, मतलब 3 चम्मच तेल, एक जी चम्मच घी। ये नॉर्मल इंसान को भी बोलते हैं। अभी डायलिसिस जी में क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, इनटेक कम होती है, करेक्ट। जी तो जी अगर मैम। आपकी इनटेक कम है, आपका वजन कम हो रहा है, तो 1 चम्मच घी की जगह आप 1.5 से 2 चम्मच घी भी यूज कर सकते हैं। बट जब जी आप मैम। ये करते हैं तो आप आपका लिपिड प्रोफाइल भी 3 से 6 महीने में चेक करा के डॉक्टर को दिखा जी दीजिए। जी, तो कभी ये ऐसा नहीं बहुत होगा। हाँ, ये जरूरी है। आपको जरूरी। खाने में कोई परहेज नहीं है, ऐसे देखेंगे तो आप, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप डायबिटिक नहीं है, आप हलवा बना लो, खीर बना लो, खा लो। अगर आप हम्म डायबिटिक भी हो तो बिना शुगर का भी बना सकते हैं ना। स्टीविया करके हम्म जो आज प्लांट का एक्सट्रैक्ट मिलता है वो आप यूज कर सकते हो मिठास के लिए। आपको वो यूज नहीं करना है, एक दो किशमिश बारीक काट के उसमें विदाउट शुगर की खीर में या हलवे में डाल दिया तो वो उतनी मिठास दे देगा। एक दो दाना किशमिश से कोई नुकसान नहीं होगा ना हमें, जी राइट। जी। तो हमारा बोलना क्या है कि खाना खराब नहीं है, अगर आप उसको अनलिमिटेड पोर्शन में खाओगे तो प्रॉब्लम है। हाँ, बैलेंस फूड लीजिए, ये नहीं कि एक दिन तो खूब खा लिया और 2 दिन नहीं खाया है। अपना यस। डॉक्टर को भी फॉलो कीजिए और डाइटिशियन को भी जरूर करेक्ट। फॉलो। करेक्ट। हाँ, तो मैं सचिन से पूछना चाहूंगी। सचिन, आप कुछ पूछना चाहेंगे मैम से? Yes, thank you, Karanjit, and thank you, ma'am, for that wonderful explanation. We'll हम्म। just pick up some questions on यस। Facebook Live because there are a ton of questions that have just come up. ओके। There's one person who's saying, Lalita Mahesh is saying that after dialysis, my husband has shivers for approximately 2 hours, but हम्म। after he eats food, he feels a little better. So she's asking, does this chill happen due to the dialysis या वो कुछ खा रहे हैं ऐसा उसकी वजह से हो रहा है, and how what's exactly happening here? How come the food is आई making थिंक him यू feel better? मेडिकली तो इसको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हम्म, जो जो जहाँ जहाँ वो डायलिसिस पे जाते हैं, मेडिकल रीजन तो उनको देखना ही है। बट मैम, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप उनको खिला के लेके जाइए डायलिसिस पे। लेट हिम ईट वेल एंड व्हेन ही फिनिशेस डायलिसिस अगेन लेट हिम ईट। अभी अगर जैसे शिवर ज्यादा है तो वो खाने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, करेक्ट। तो आप क्या कर सकती हैं, इवनिंग आपका डायलिसिस के बाद में प्रोटीन का डॉक्टर को पूछ लीजिए। जो स्पेसिफिक डायलिसिस के प्रोटीन के सप्लीमेंट आते हैं, कम पानी में डिजोल्व होके, आप उनको तुरंत वो भी दे सकती हैं पोस्ट डायलिसिस, जब तक कि ये मेडिकल इश्यू सॉल्व नहीं होता। ये शिवरिंग क्यों आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा। अगर वो डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो वो भी चेक करवाइए। ऑफ कोर्स देयर वाज बी चेकिंग, आई एम श्योर, बट आई एम जस्ट गिविंग द ऑप्शन दैट इट नीड्स टू बी चेक। और शिवर क्यों आ रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है उनको डायलिसिस में, कि फ्लूइड कभी कभी क्या होता है ना, हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोलते हैं, जैसे हमारा वजन ज्यादा बढ़ गया बिटवीन डायलिसिस तो वो पानी एक्स्ट्रा निकालते हैं ना यूनिट में, कभी कभी उसकी हम्म, वजह से भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ऑफकोर्स वो प्लान करके ही निकालते हैं, वो ऐसे तो नहीं है कि सडनली निकाल देंगे। उसको डॉक्टर्स पूरा कैलकुलेट करके टेक्निकल स्टाफ को बताते हैं कि कितना अल्ट्रा फिल्ट्रेट करना है। तो उस पर भी जरा ध्यान दीजिए कि बिटवीन टू डायलिसिस वेट गेन कितना हो रहा है, आपका बाकी दिनों का खान पान कैसा रह रहा है। तो उस पे आप ध्यान देंगी तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम शुड सेटल आउट। तो she should would you advise कि उनको actually nephrologist को बताना चाहिए यस। कि यस, वही shivering मैंने हो बोला रहा ना, है शी हैज टू तो गो it is एंड मीट द नेफ्रोलॉजिस्ट इन द यूनिट एंड ही विल बी एबल टू गाइड अस बेटर दैट व्हाट इज द कॉज, क्यों cause of हो रहा है shivering. ये, शी दैट विल बी एबल टू, देन वी विल बी एबल टू फाइंड दैट आउट।
So I just wanted to ask you, such normally अगर shivering होता है तो it's a sign of infection, and even when समटाइम्स यस, यू yeah, आर and राइट, whenever when we are not well, हम लोग को खाना जाता ही नहीं है। एग्जैक्टली, एंड काफी सारे ऐसे इवन एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो खाना जाता नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को भी भूख थोड़ी कम ही लगती है। राइट तो राइट। ऐसे सिचुएशन में हाउ डू यू हैंडल फूड? आई मीन क्या खा सकते हैं कि कि हम पर्याप्त न्यूट्रिशन मिले हमको? सो व्हाट कैन अगर वी ईट? आपका एपेटाइट ही नहीं है तो देन आई वुड से प्रोटीन, जैसे मैंने पहले भी बोला, कभी कभी हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि प्रोटीन के जो सप्लीमेंट मिल रहे हैं आप वो यूज करो, ओके। वो यूज करो ताकि इनिशियल फेज आपका न्यूट्रिशन अच्छे से बिल्ड हो। सी व्हेन यू फील बेटर देन यू थिंक अबाउट फूड। अगर आपको ठीक नहीं है तो आप खाने के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। एंड फैमिली को हम ये समझाते हैं कि भाई इस बंदे का फेवरेट फूड क्या है। Try to give those favorite foods at that time when the person is really low. But of course you need a caretaker जो बता पाए, जो हम उनको फिर गाइड कर पाए। यदि वो कोई ऐसा खाना है कि यू कांट गिव इट टू द पेशेंट, देन वी मॉडिफाई एंड वी गिव कि भाई ठीक है इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो। It will not be the identical that the patient is used to, but it will be something closer and somebody will like that. See, when you're not feeling well, if some of your favorite food comes, even if you're not feeling well, no, आप थोड़ा तो पोषण खा लोगे। And the other thing is use supplements, because at that point in time getting the nutrition is more important. That's very important. And don't forget favorite foods, because sometimes people get motivated when they see their favorite food. All of us are food motivated, very much so. Just okay. Thank you so much. Moving on, Karamjit ji, I think you have any other questions? Or एक मैं पूछना चाहूंगी मैम आपसे, कुछ पेशेंट कहते हैं कि उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे तो आपने नौसिया वोमिटिंग के बारे में बताया, हम्म तो पेट फूला फूला रहता है, फूल जाता है, कभी ऐसा प्रॉब्लम बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन भी आ रहे हैं हम्म। कि तो सो कुछ ये खाना पीना। हाँ जी। gas, yes, ma'am. Gas is a big time फ्लैटुलेंस causer. गैस। बहुत ऊपर दफे से और क्या नीचे होता से है, दोनों। यस यस, पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होती है इसमें। लेकिन ये कब होता है मालूम है आपको, जब आप प्रॉपरली टाइमली नहीं खाते। ओके, इट इज नॉट जी। नेसेसरी कि आपने गलत फूड खाया है, लेकिन कभी कभी आप सही फूड भी खा रहे हैं लेकिन टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, तो उसके कारण भी फ्लैचुलेंस होता है। अगेन आपको ये नहीं भूलना है कि देर इज सम प्रॉब्लम विद द सिस्टम ऑल्सो। अपना ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो डाइजेशन स्लो भी हो सकता है। पर्टिकुलर फूड जो हम पहले डाइजेस्ट करते थे, अब थोड़ा इंटॉलरेंस भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम्म। वही फूड जो हम इतने सालों से खा रहे थे कभी तकलीफ नहीं दिया, अब हम हम्म। डायलिसिस में है तो वो फूड हमें तकलीफ दे रहा है। तो वो हम्म। आपको पिक करना है, तो क्या करना चाहिए, एक अपने पास एक बुक बनाइए जिसमें आप आपका जी। रेगुलर जो भी आप खा रहे हो ना वो खाना भी जी। लिखो, और जो आपके सिम्टम आते हैं ना वो भी साइड में लिखो। फिर हम अब जब आप जी। डायटिशियन के पास जाएंगे वो लेके जाइए तो दे ट्राई टू सी कोरिलेट। कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फूड खाया, 3-4 बार खाया, वो एपिसोड हुआ, मतलब देन वी कैन पिक कि ये फूड हो सकता है, तो वी ट्राई एंड एलिमिनेट दैट फूड फॉर अ फ्यू डेज फ्रॉम योर डाइट, and हम्म। that may help you. Again, most important thing for all patients is टाइम पे खाना है। ओके, जी। अच्छे से बैठ के अच्छे से खाना है, च्यू करके फूड खाना है, घाई में फूड नहीं खाना है। ये सब चीजों पे ध्यान रखना है, और फूड इंटॉलरेंस भी चेक करते रहना है। जी। क्योंकि कोई फूड आप बोलेंगे अरे मैं तो इतने सालों से खा रहा था मेरे को तभी तकलीफ नहीं दिया, अभी आप बोल रहे हो ये तकलीफ दे रहा है, लेकिन ये हम्म। इंटॉलरेंस आज हम देख रहे हैं पेशेंट्स। तो इसके जी ऊपर मैम। भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, यू विल ऑल्सो बी एबल टू पिक। पेशेंट्स खुद भी बहुत दफे पिक कर लेते हैं कि मैंने ना हम्म। 3-4 बार ये खाया और मुझे ये हुआ। तो आपको आपको खुद सही बात समझ है। में आ रहा है, आप अपनी बॉडी को समझते हैं, राइट। तो इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। तो ये गैस और फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम खत्म होगा। अगेन एडिक्वेट फाइबर, जब आपके यस डाइट यस में मैम। एडिक्वेट फाइबर होगा तो आपको ये तकलीफें नहीं होंगी। फाइबर कहाँ से आएगा, फ्रूट्स एंड हम्म। वेजिटेबल से आएगा, राइट। अभी क्या होता है, हम जबरदस्ती कभी पेशेंट को खिलाते हैं तो एक रोटी 2-4 बना बोलते हैं ना, हम 2-4 बाइट्स खा लिया सिर्फ दाल में डिप करके, फाइबर कहाँ हम्म। से आएगा, प्रोटीन कहाँ से आएगा। तो जब आपका न्यूट्रिशनरी डेफिसिट होता है डाइट फाइबर से, तो उससे भी तकलीफ होती है। तो उस टाइम पे कोशिश करना चाहिए कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर आपके डाइट में से जाए। तो एटलीस्ट एक एक कटोरी दिन में, 3 से 4 कटोरी आप भाजी खा लीजिए, दिन का एक हम्म। फ्रूट जो अलाव है वो खा लीजिए। ओके, रोटी और चावल तो हम खाएंगे ही। अभी भाजी आपको अगर ऐसे अच्छी नहीं लग रही है और आपका पोटेशियम सही है तो सैलेड फॉर्म में खा सकते हैं।
लेकिन अगर आपका पोटेशियम थोड़ा ज्यादा है और आपको लीचिंग करने को बोला गया है, मतलब जो भी सब्जी है उसको हल्के या तो गर्म पानी में धोइए, या कभी बोला जाता है कि उसको बॉईल करके पानी निकाल के खाइए, वैसे करके भी अगर आप लोगे तो इट इज गोइंग टू बी गुड। लेकिन फाइबर हमारे डाइट में चाहिए ताकि वो हमको कॉन्स्टिपेटेड ना करे, गैस और यस, फ्लैटुलेंस ज्यादा ना हो, इंडाइजेशन ना हो हमको। Any क्योंकि two, डायलिसिस three, पेशेंट, sorry, any two, three examples of fiber-rich foods So quickly as if I you said, can? leafy vegetables, fruits and vegetables, these are very important. डायलिसिस पे भी जब आप होते हो, आपको अगर पोटेशियम भी ज्यादा है तो भी हम बोलते हैं कि एक फ्रूट आप खा सकते हो, तो आपका लो पोटेशियम फ्रूट जैसे पपाया, पेर, पाइनएप्पल, एप्पल, इनमें से आप लेके आप खा सकते हैं, देर इज नो डिफिकल्टी। और वेजिटेबल्स तो आप सब यूज कर सकते हैं ना, अगर आपका पोटेशियम ज्यादा भी है, लीच करके आप वेजिटेबल यूज कीजिए। जैसे अगर अभी पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो मिलेट्स में थोड़ा पोटेशियम ज्यादा है, बट गेहूं का आटा तो हम यूज कर सकते हैं ना, राइट। Right. जी और हफ्ते में एक दो बार अगर आपने मिलेट यूज किया तो फाइबर अच्छे से आएगा। जी मैम, हम्म। क्योंकि डायलिसिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहता है, Yes, ये भी शिकायत रहती है। तो अगर वो फाइबर लेंगे, ऐसी डाइट लेंगे, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व होगी, वही, तो करेक्ट। अच्छी हेल्थ रहेगी, क्योंकि यस। पेट साफ होना बहुत जरूरी होता है, तो ये बहुत हम्म। जरूरी है उनके लिए। हम्म। ठीक है मैम। सचिन, आपको कुछ और पूछना है? यस, फेसबुक से हाँ। एक क्वेश्चन आया है मैम। आपने पहले बताया कि वी कैन पुट एरो रूट फ्लावर, आरा रूट जिसे बोलते हैं। इज आरा हाँ, रूट एंड एरो रूट द सेम थिंग? सेम सेम। arrowroot flour is a starch flour which is available. अच्छा, वो गेहूं के आटे में रोटी में के लिए डाल सकते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या प्रोपोर्शन एरो रूट और व्हीट का, व्हाट तो इज द ऐसा कोई प्रोपोर्शन? फिक्स प्रपोर्शन नहीं है, हम नहीं। लोग का कैसे करते हैं कि कैलोरीज कितना बढ़ाना है, क्योंकि अरारोट अगर आप गेहूं के आटे में मिक्स करोगे ना आधा आधा तो रोटी अच्छी बनती है, लेकिन कभी कभी हम अरारोट अच्छा। ज्यादा भी यूज करते हैं। कभी कभी हम अरारोट की जगह पे बॉयल पोटेटो भी आटे में मिक्स करवाते हैं, क्यों? रोटी सॉफ्ट भी होती है। जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं, हम बोलते हैं आलू को बॉईल कर लो, छोटे छोटे पीस करो, पोटेशियम नहीं बढ़ेगा, और उसको हाँ। आपके में या जो भी आटा है उसमें मिक्स कर लो, और फिर आटा बांध के उसकी रोटी बनाओ तो सॉफ्ट बनेगी। तो ये कैलोरी बढ़ाने के लिए हम करते हैं, नॉट फॉर ओके। एनी अदर पर्पज। अरारोट भी हम नॉट। उसी लिए करते हैं। हाँ, अभी कितना यूज, पोर्शन कोई फिक्स नहीं होता, बट हाफ हाफ, आपको कितना कैलोरी बढ़ाना है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। हाँ, 50-50 भी यूज करेंगे तो चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। And there are some more FP questions. हम्म। And again, he's asking, is chicken breast better than the leg? Protein wise, both are similar. I don't know about the texture wise. Some people find it different, but the nutritive value is similar. The meat Similar, has so it given, doesn't yeah, make. So it's yeah, personal preference. personal preference. Correct. Okay. Okay. So we have one more here, Hmm. and she's a long-term dialysis patient. Now she says that when sugar is low, I tend to have a spoon of sugar, but Hmm. fearing my weight issues will spike more. So what can I have when my sugar is low and not worry about my weight? लो शुगर का मीनिंग ये होता है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उसके, Hmm. करेक्ट। तो अगर आपका शुगर कम हुआ है तो यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट वेट एट दैट टाइम। इफ यू आर गेटिंग इनटू दैट हाइपोस्पेल, यू नीड टू हैव 3 teaspoons ऑफ शुगर, वेट 15 minutes, check your sugar again, your sugar should come up, and then you should eat a snack item. You should not stop at eating that sugar alone and leaving it there, because then again you will have an hypo attack. लेकिन Ideally, अगर उनको बताया गया है कि आपको वजन, ओवरऑल वजन पे यू नीड टू डू अ वेट लॉस, योर यस, ओवर तो वेट उस पे ही मैं बेसिकली। आ रही थी। हाँ, अगर सर। आप आपका राइट फूड जो आपको हम्म। गाइड किया गया है वजन मेंटेन करने के लिए, आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम खाएंगे तो हाइपो में नहीं जाएंगे आप। आपने कुछ मिस किया होगा, इसकी वजह से आप हाइपो में गए हो, तो वापस वो साइकिल हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, डोंट ओनली करेक्ट द हाइपो, ईट अ स्नैक एंड देन स्टार्ट योर रेगुलर मील्स, डोंट मिस मील्स। व्हेन यू मिस मील्स देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ शुगर्स। The timing matters. It needs to टाइमिंग be मैटर। regular. यस। Okay, thank you अभी so much. कुछ Karamdeep ji. एफबी पे पूछ रहे हैं कि ये सब्जी खा सकते हैं, वो सब्जी खा सकते हैं। तो आई थिंक मैम ने सब क्लियर किया है कि लीचिंग कर सकते हैं उनकी, और पोटेशियम लेवल, फास्फोरस लेवल अपना अच्छे से देखो, तो खुद डिसाइड कर सकते हैं, और अपने डाइटिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी पेशेंट्स का जो है वो अलग अलग से हिसाब रहता है।
तो आप अपने आप को जानिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपना खान पीन देखिए, क्योंकि सभी स्टेट में भी खाना पीना थोड़ा अलग से होता है। यस। तो कुछ अपने आप से भी समझिए, है ना, ये कहना चाहेंगे हम सबसे। तो कि आपको क्या पसंद है, आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, उस पे भी ध्यान दीजिए। और सचिन, आप पूछेंगे कुछ? हाँ, ऐसे कोई अगर मैम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम ये खा सकते हैं कि नहीं वो खा सकते हैं, तो ऐसे कोई वेबसाइट या ऐसे कोई ऐप है जहाँ हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना पोटेशियम है, इसमें कितना फास्फोरस है, सो अकॉर्डिंगली वी कैन सी कि हम ये खा सकते हैं। इज देयर एनीथिंग वी कैन रेफर टू? हमारी खुद की किडनी वॉरियर ग्रुप की बुक्स हैं जो हमको इंफॉर्मेशन देती है, राइट। हमारी जी। काफी बुक्स पब्लिकेशंस हैं जो है, तो हमारे पेशेंट्स को आपको वो कहना चाहिए कि वो देखिए। देखिए, मैं वेबसाइट इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ कि ज्यादातर वेबसाइट्स पे इंडियन डेटा नहीं मिलता, बट किडनी जी। वॉरियर फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, बुक्स निकाले हैं, रेसिपी बुक्स भी हैं। तो हमारे पेशेंट्स को आप बोलिए वो यूज करें। और अगर कुछ स्पेसिफिक है उनको, तो वो स्पेसिफिक उनको उनके डॉक्टर या डायटिशियन को बात करके, डिस्कस करके वो सॉर्ट करने दीजिए। बट देर आर मेनी वेबसाइट्स यू कैन रिफर। अभी आप ऐसे देखेंगे एप्स आ गए हैं न्यूट्रिशन के, हेल्दीफाई मी, डाइटो, देर आर मेनी। ओके, आई डोंट वांट टू नेम। बट क्या होता है ना, पेशेंट शुड नॉट गेट कैरिड अवे विद दैट, क्योंकि बहुत सारे एप्स आपको नॉर्मल वैल्यू हर इंडियन फूड का नहीं देते हैं। बहुत सारों का ऐसा है कि डेटा है, बट वो डेटा कहाँ का है उसकी सोर्स देखनी जरूरी होती है। हम्म। जैसे अगर आप नेशनल किडनी फाउंडेशन की भी वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने भी काफी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। देर आर नॉट मेनी वेबसाइट्स, इट्स जस्ट आई एम जस्ट कोटिंग वन, बट देर आर मेनी वेबसाइट्स जहां से हमारे पेशेंट्स नॉलेज जरूर लीजिए, आप पढ़िए जरूर, बट वो ब्लाइंडली अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए। अप्लाई वही कीजिए जो आपके डॉक्टर और डाइटिशियन ने आपको बोला है। क्योंकि बहुत दफे क्या होता है, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपने ली और आपने यूज करना चालू करी, आपका जो पैरामीटर अच्छा है हो सकता है वो वापस डिरेंज ना हो जाए। सो इट्स ऑलवेज हम्म। बेटर टू कंसल्ट एंड सी दिस टाइप ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स आर बेस्ट, जहां पर जी। आप एक दूसरे से डिस्कस करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मौसम का भी हमारे खाने पीने पे असर होता है। जैसे सर्दियों में हम कुछ ऐसा ज्यादा ले सकते हैं, या गर्मियों में हम ये ज्यादा नहीं ले सकते, ये गर्म है ठंडा है। हम्म। कुछ ये भी ख्याल रखना होता है पेशेंट्स को, डायलिसिस पेशेंट्स को। तो गर्मी में कैसा होता है कि आपको गर्मी के हिसाब से आपका इवेपोरेशन जो बोलते हैं ना, स्वेट ज्यादा होता है, तो फ्लूइड जी। वालों को तकलीफ होती है सॉल्ट के लिए। तो उस सीजन में डॉक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं कि थोड़ा आप देख लो कि थोड़ा सा हम्म। फ्लूइड बढ़ा देते, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, नमक बहुत जी ज्यादा मैम। स्टिक नहीं करते। बट सर्दियों में कैसा होता है, हम पानी का इंटेक तो कम हो जाता है बट फूड बढ़ जाता है, तो हम जी बोलते हैं मैम। भोजन पे ध्यान रखिए उस सीजन में। आइडियली तो हम्म। हमारा जो खान पान होना चाहिए वो, ऑफ कोर्स type of food will vary depending upon the season, but portion should be under control। जी जी जी। क्योंकि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब आप खाओगे, सीजन के हिसाब से जब आप पिक करोगे, तो आपको बेस्ट क्वालिटी का फूड मिलेगा। जी मैम। कोल्ड स्टोरेज का फुल खाएंगे तो थोड़ा तो न्यूट्रिशन डैमेज होने ही वाला है ना, न्यूट्रिएंट्स तो जी। डैमेज होंगे ना। तो हम्म। आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लीजिए, आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से बैलेंस कीजिए। बट पर हम्म। से पोर्शन साइजेस तो आपके उतने ही रहेंगे, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ताजे फल सब्जियां लीजिए सीजन के हिसाब यस। से, यस। तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, अच्छी हेल्थ मेंटेन रहेगी। करेक्ट। तो जिन मेरे को तो आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। आप कुछ और आपके मन में है, कुछ आपके कुछ पूछना चाहेंगे? Just finish. Yes, actually we do have some Okay. more Okay, I'll FB just call you from. questions. Let me just finish the session. I'll just call you. 5 minutes. हाँ, sorry. ठीक है। Yeah, no worries. We have Yes. some more FB questions. अभी Yes. Yes. ये एक interesting है, and Hmm. there's one क्या? reason I'm going to pick this up. Okay. This person is asking, can we take mixed fruit jam once or twice on यस सर। toast if it is allowed? अभी ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैम? नंबर वन, आपने बताया था कि वो जैम्स और जेलीज दे आर प्रोसेस्ड फूड्स। Correct. आई एम प्रीटी श्योर उनमें शुगर भी ज़्यादा होगा, फास्फोरस भी ज़्यादा होगा। Correct. नाउ दिस, अभी ये फेवरेट फूड्स में आएगा, सो कैन वी स्टिल टेक देम लेट्स से Yes. प्रायर टू डायलिसिस, तो तब Yes. I was डायलिसिस going में to निकल come there जाएगा? only. इज दैट Correct. I ओके was और going इज to दैट come. नो So नो? you should inform your dialysis unit if you are taking something like that. Okay. If the portion, अगर आपका limited portion है once in 10 days or maybe once a week if you are going to eat, but only once a week। ऐसा नहीं है कि अब मेरा ब्रेड और जैम फेवरेट फूड है तो मैंने 6 स्लाइस खा लिए।
then I should have one sandwich of that of jam sandwich and I should stop there and preferably eat it on a dialysis day. So anyways, we are going for the treatment, your waste will be removed, so that will be taken care. बट ये डायबिटिक्स को भी अगर आप आज देखेंगे तो जिनका शुगर अच्छा रहता है, तो अगर कभी कभार उनको भी कहा जाता है कि वंस इन अ वीक और वंस इन फोर्टनाइट यू कैन हैव अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर इफ योर शुगर कंट्रोल इज गुड एंड योर डॉक्टर अलाउज इट. सो अगेन जैसे आपने ये फेवरेट फूड की बात की है, तो यस देर आर लॉट ऑफ पीपल, देखिए शुगर फ्लक्चुएशन नॉर्मली हम कम देखते हैं डायलिसिस में, लेकिन जिनको होता है उनको बहुत मेजर होता है, देन दे नीड अ मेडिकल इंटरवेंशन. इट डजंट वर्क अलोन विद डाइट, राइट? तो वो अकॉर्डिंगली हम पिक करके हम पेशेंट्स को अकॉर्डिंगली आइडिया देते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना इट्स ब्रिलियंट. सो डोंट एकदम कैरिड अवे मत हो जाइए. यहाँ की पूरा पोर्शन साइज इज इम्पोर्टेंट एंड है प्रेफरेबली बिफोर डायलिसिस. बिफोर डायलिसिस. So there's just one more. The questions are just coming up on Facebook continuously. I think everyone is enjoying the session. गुड गुड. Okay. Now here's one. आपने बताया कि हम आलू और कॉलीफ्लावर की सब्जी ले सकते हैं. इनफैक्ट अगर एनी वेजिटेबल. हाँ हाई पोटेशियम हो तो लीच करके ले सकते हैं. सो ये लीचिंग करने के बाद भी कैन वी यूज सच फूड्स फॉर हाई पोटेशियम पेशेंट्स? कैन वी स्टिल यूज देम और इज दैट अ कंप्लीट नो? नो नो नो, अगर आपका पोटेशियम हाई है और अगर आप लीचिंग करके ये यूज कर रहे हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन, यू डोंट हैव टू अवॉइड इट. मैंने कहा ना, आप सब वेजिटेबल्स यूज कीजिए, अगर आपका ओके. पोटेशियम हाई है लीच करके यूज कीजिए. दैट इज समथिंग दैट आई नीड, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू. Okay, so leach it and you can still go ahead and take it. यस. Okay, and let's see. Yes, this one I think you mentioned कि you can mix protein powders in rotis and Yes. chapati So and you again, can even have the it. protein powder labels when you read, no, there Yeah. also there is a indication whether this protein powder can be cooked with the normal food. There are sometimes some protein powders you cannot cook. You have to just put it on Yeah. top of food. तो वो अच्छा. आप लेबल पढ़ लीजिए प्रोटीन पाउडर पे अगर आप यूज कर रहे हैं. बट टुडे इन द मार्केट देर आर पाउडर्स विच यू कैन कुक विथ योर इन योर फूड एंड सम विच यू हैव टू जस्ट स्प्रिंकल. तो वो आप लेबल पढ़ लेने का उस पे. Okay, so just check the label कि वो cook कर सकते हैं कि नहीं. Yes. Okay, brilliant. And let me just see. Paramjit जी आपके पास कोई लिस्ट है तो questions just check. I'm just checking the मेरे Facebook for more questions. नहीं, मुझे तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास क्वेश्चन. अगर आपके पास है तो पूछ सकते हो. पर Let मैं me मैम just. आपका एक बात के लिए बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मसालों के बारे में बताया कि बाहर से मसाले लाने की बजाय अगर हम घर में बनाए मसाले यूज करें तो वो ज्यादा बेनिफिट देंगे हमें, क्योंकि उसमें हिडन सॉल्ट वगैरह नहीं होगा. तो मैं अपने सभी जो देख रहे हैं या हमारे साथ पेशेंट्स जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये. इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी. थैंक यू. थैंक्स मैम. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है. क्या? वेरी स्ट्रेंज. दिस पर्सन सेज कि मुझे डायलिसिस के बाद और बिफोर डायलिसिस बहुत भूख लगती है. भूख बहुत लगती है लेकिन और खाने का दिल भी करता है और मैं खाता हूँ लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है. तो ये क्या मसला है? व्हाट इज गोइंग ऑन? बेसिकली कभी कभी कैसा है, लोगों को हम खाना वो उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि वो खा रहे हैं, तो हाँ हाँ. उनको अपना एक इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए. क्योंकि अगर वो ओके. इवैल्यूएशन कराएंगे तो डाइटिशियन बता पाएगी कि जो वो फूड खा रहे हैं वो एक्चुअली खा रहे हैं बट उसका कैलोरिक वैल्यू क्या है. कभी कभी हम खाते हैं ओके. बट कैलोरिक वैल्यू अगर ज्यादा नहीं है तो वजन नहीं बढ़ेगा. कभी कभी हमारा वेस्टिंग जो बॉडी का होता है ना डायलिसिस पे, यू वेस्ट एनर्जी, राइट? ओके. इट इज अ या. कैटाबोलिक प्रोसेस, तो वेस्टिंग होती यस. है तो वो ज्यादा है. उनको लग रहा है वो ज्यादा खा रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली नॉर्मल खा रहे हैं, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट और थोड़ा ज्यादा है. इट इज पॉसिबल, सो दे नीड टू गेट अ इवेल्युएशन डन. तो इसीलिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट जिसको हम कहते हैं ना, न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपको हर 3 से 6 महीने में अपना करा लेना चाहिए, ताकि डाइटिशियन आपको हेल्प कर पाए कि भाई आपका हाइट के हिसाब से वेट, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके हिसाब से आपका डाइट कैसा है, कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने. तो दैट वुड बी एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन. सो आपको बेसिकली उन्हें एक लिस्ट बनाना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं और करेक्ट. फिर अपनी डाइटिशियन से मिले सो इवैल्यूएट कर सकते दे हैं कैन कि इवेल्युएट एंड टेल यू. वेदर वो बराबर ठीक से खाना खा रहे हैं और कौन सी चीजें खा रहे हैं. राइट. ओके. एंड कंटिन्यूइंग लेट मी सी. Okay, this person he's saying that this is one, I think, a recipe idea if this is okay. He adds unsweetened fruit puree to hung curd
and then he pretends it's an ice cream for once a week. once a week. No So problem. I You think can this is a enjoy it brilliant more idea. also. Very good idea. Very good. In fact, it will Yes, give yes. natural sweetness with hung curd. Very good. It is a very good suggestion. Others will also benefit with this. So can we increase the portion size since Yes, curds you तो have to. सबके Yeah. लिए everyone it तो is अगर okay. अगर इनको यही बनाना है तो 150 ग्राम्स ऑफ हंग कर्ड में अगर वो 150 ग्राम्स ऑफ थिक प्यूरी ऑफ फ्रूट लेके बीट हाँ, करके उसको फ्रीज करेंगे तो अच्छे से सेट होके वो आइसक्रीम बन जाएगा 250 ml का। और that उससे is ज्यादा आपकी इच्छा नहीं होगी खाने को। and can they ये हर टाइम खा सकते हैं या does this come under लेकिन थोड़ा नो ये अगर आप डायबिटिक नहीं, देखिए पोर्शन साइज आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हाँ उसको फ्रूट को 100 ग्राम्स कर लीजिए और okay. खाने के बाद में शुगर भी चेक कर सकते हैं। अगर शुगर फ्लक्चुएशन नहीं दे रहा है सो यू कैन हाँ एंजॉय इट मोर ऑफन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? और हंकर्ड है, डायलिसिस पेशेंट को हंकर्ड दिया तो फ्लूइड में काउंट नहीं होगा, राइट? okay क्योंकि वो yes घट होगा। yes yes आप जो फ्रूट का सिर्फ प्यूरी कर रहे हो, आप पानी नहीं डाल रहे हो, तो अगेन वो लिक्विड में काउंट नहीं होगा। उसको कंबाइन करके आप ठंडा करके खा रहे हो तो फ्लूइड में काउंट नहीं होगा, तो फ्लूइड का भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर पोटेशियम का प्रॉब्लम है तो लो पोटेशियम फ्रूट यूज कर लीजिए, जी पाइनएप्पल यूज कर लीजिए, पेयर यूज कर लीजिए। दही तो या आपको अलाउ है। तो आप सब सब चीज में आपके लिए तो बहुत अच्छी रेसिपी है। okay. And there's just one more. I think we are coming towards हाँ the end. हम्म। You actually आपने mention किया कि टमाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन many of our dietitians are saying कि avoid tomatoes क्योंकि उनमें पोटेशियम ज्यादा है। तो should we just remove tomatoes off our list और उनको वो तो सीड्स आप निकाल के नो नो स्किन नो निकाल के सीड यूज कर निकालने सकते की हैं? जरूरत नहीं है। सीड उनके लिए निकाले जाते हैं जिनको ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं, बिकॉज द सीड्स Okay. कंट्रीब्यूट टू ऑक्सलेट। Okay. द पोटेशियम कंटेंट ऑफ अ टोमेटो कम्स इन मॉडरेट कैटेगरी, नॉट हाई नॉट लो बट मॉडरेट। तो अगर Yes. किसी को लीच करके टोमेटो यूज करना है, लीचिंग का मतलब क्या है? अक्खा टमाटो लो, पोक करो, जनरस अमाउंट ऑफ वाटर में उसको बॉईल करो। ओके, आप बॉईल करेंगे तो पोटेशियम वो पानी में आ जाएगा, वो पानी डिस्कार्ड करके फिर वो टमाटो यूज कर लो। अगर पोटेशियम का प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे ही टमाटो यूज कर सकते हैं। देयर इज नो इशू। Yes. There's यू कैन wonderful. लीच इट एंड यूज There's no ban on tomatoes. Just for इट। this info for everyone. Tomatoes are not on the ban list. So करेक्ट। please enjoy them. Okay. यस। अच्छा टेस्टी खाना बना के खाइए। मैम ने कहा है आपको कि इसे कोई डर नहीं है खाना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मॉडरेट खाओ, अपने आप को समझो, डाइटिशियन से कंसल्ट करो, डॉक्टर को फॉलो करो। और बहुत कुछ है खाने के लिए, ये कम ही नहीं है। हलवा भी खा सकते हो, चीला भी खा सकते हो, तो बहुत सारे फ्रूट्स भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सेशन तो इतना इंटरेस्टिंग रहा ना, बहुत ही सभी को बहुत अच्छा लगेगा और सभी पेशेंट्स आज खुश होने वाले हैं कि बहुत छूट Absolutely. मिल गई अच्छा खाना खाने हाँ की। वही, लेकिन पोर्शन साइज, कंट्रोल ऑन पोषण भी, पोर्शन हाँ साइज। आई थिंक पोषण दैट इज भी द है। मेन मैसेज। हाँ और अपना उनको डायबिटीज बीपी अगर कोई प्रॉब्लम है उन सबको कंसीडर करके और अपना अच्छा खाना खा सकते हैं। आज उनके लिए बहुत लकी डे है सबके लिए, सबको बोनस मिला है खाने में। See, just नहीं any लेकिन सब, final comments, ma'am, from you? दैट्स I व्हाट आई think we वाज are जस्ट ट्राइंग टू closing. कमेंट दैट कि जो भी हमने आज बात करी है ना, जितने परहेज की, सब सब डायलिसिस पेशेंट को सब परहेज की जरूरत नहीं होती। बहुत फ्यू होंगे जिनको सब परहेज लगेंगे। तो जी आप मैम। मत सोचिए कि मेरा ये खाना बंद हो गया कि ये, आप लिमिटेड पोर्शन में, पोर्शन कंट्रोल के साथ में हर खाने को एंजॉय कर सकते हैं। बट डोंट गो ओवरबोर्ड। कभी ऐसे मत कीजिए कि आप अनलिमिटेड खा लें ताकि आपको उससे तकलीफ हो जाए, वो हमें जी नहीं चाहिए। enjoy your food in moderation, I would say. तो मुझे लगता है कि अब ये सेशन अभी खत्म करना चाहिए। आज तो हमने बहुत बातें की, मैम का बहुत समय लिया। मैम थैंक यू, आप अपना कितना कीमती समय हमें देते हो, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और जानकारी देते हो, और आज तो सच में बहुत एंजॉय किया सबने। Yes. तो थैंक्स Thank you मैम। very much. Thank you so much, ma'am. Thank you. I would like to thank all of you for having me with you all. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Thank you. बाय। Bye.